Assalamualaikum. How are you, students? I hope you all are fine. Today is our sixth lecture of Ideology and Constitution of Pakistan. The topic of today's lecture is importance of Constitution. In this course, we have two parts: ideology and constitution. We have covered the concept of ideology. Now we will start the constitution, study of the constitution, its importance, its purpose to create, and how it helps human being in its daily life. We will also cover that how many constitutions have passed in Pakistan and how many have implemented successfully. What are the key features of this constitution? But today we will not cover all constitutions. Today we will see that how constitution is important in our daily life. The constitution of every country is important for its citizens. Now start importance of constitution. Key aspects of the importance of the constitution of Pakistan include supreme and rule of law. As the foundation document, it ensures that all government actions, laws, and policies conform to its rules, preventing autocratic rules. Parliamentary democracy, it mandates a parliamentary system with a bicameral legislature, fostering political accountability where the prime minister is the head of the government. In this constitution, uh, prime minister has supreme uh, role in the country's development. President rights are less than prime minister. Protection of fundamental right, it guarantees basic rights, including freedom of speech, equality before the law, and the inviolability of human dignity. अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आपको बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस दैट के उन लॉस को या उन राइट्स को ओबे करते हुए उसको फॉलो करते हुए आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या ह्यूमन की जो भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं या डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं लाइक एजुकेशन हेल्थ लेबर लॉस एंड कंज्यूमर लॉस ये सब जो है इसके अंदर कवर होंगे ये अगर हमें इफ वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन सो वी कैन मेक आवर लाइफ इजी वी नो दैट व्हाट आर द गुड फॉर इट व्हाट इज गुड फॉर अस एंड कौन कौन सी ऐसी जो है राइट्स एंड रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारे ऊपर हैं या जो दूसरी कंपनीज के ऊपर है या दूसरे इदारों के ऊपर है और अगर वो सही से उसको फुलफिल नहीं कर रहे तो हम उसके खिलाफ एक्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं एंड वी कैन कंप्लेन इन द इट्स रिस्पेक्टिव organization. Government have created many platforms in which we can file our complaint. We will also see these name of these organization where we can complain and the most famous nowadays is citizen portal. If you want to complain online of your any problem like आप किसी आपका कोई बिल वगैरह ज्यादा आ गया है बिजली का या गैस का आप उसकी कंप्लेन करवा रहे हैं उस ऑफिस के अंदर और उस पर एक्ट नहीं हो रहा सिटीजन पोर्टल के ऊपर आप जो है अपनी तमाम कंप्लेन्स विद प्रूफ अपलोड करें इसको तो उसके खिलाफ एक्ट होता है लाइक आपके इलाके में सफाई नहीं है सफाई की सिचुएशन बेहतर नहीं है आप इसकी कंप्लेन वहां पे कर सकते हैं वो हो जाएगा अभी जो रमजान में सिचुएशन है कि महंगाई की यानी कि जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह के कोई है आपकी नोटिस में कि वो कॉस्ट हाई दे रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास रूल है उसके हिसाब से उसकी रेट्स नहीं है यू कैन कंप्लेन देयर ऑन सिटीजन पोर्टल दे हैव और many numbers website you have to log in their website and you can file your complaint and they act very quickly it's my experience हमने कई प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे सिटीजन पोर्टल के ऊपर कंप्लेन की और बहुत अच्छा ये लोग काम करते हैं बहुत अच्छा एक्ट करते हैं आप जो भी कंप्लेन इनकी करें ये फौरन फौरन इसको सॉल्व करते हैं उसकी तमाम जो है कह लें कि रिपोर्ट हमको दे रहे होते हैं विद मैसेजेस विद व्हाट्सएप वीडियोस कि अगर हमने ऐसे सफाई की कंप्लेन की थी कि हमारे एरिया में सफाई नहीं हो रही
और सफाई करवाएं। उन्होंने नेक्स्ट डे से वहाँ पे काम करवाया, उसकी पूरी वीडियो बना के हमको सेंड की कि हमने यहाँ ये काम करवा दिया। फिर किसी और मसले के ऊपर कोई इशू था, वो कंप्लेन की हमने, हमारा कोई काम था जो कि नहीं हो पा रहा था और उस इदारे में हम बार बार जा रहे थे, वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन हमने वहाँ पे कंप्लेन की, उसके थ्रू वो काम वहाँ पे हो गया। तो इसलिए अगर सिटीजन्स को अपने राइट्स पता होंगे और सिटीजन्स को वो पोर्टल्स पता होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्पफुल इदारे, हेल्पलाइन नंबर्स हमें पता हो कि जिनके जरिए हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर हम ये पहले से सोच लें कि ये काम तो हो नहीं सकता या यहाँ पे इदारे सही काम नहीं करते, तो हमारे वो काम नहीं हो पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो फॉर यू कैन कंप्लेन नाउ। फेडरल स्ट्रक्चर, और ये सब इदारे कैसे काम कर रहे हैं इन लॉ के तहत, कि इन लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स अप्रूव किए गए हैं, उसके थ्रू ही ये सब काम कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर इट डिफाइंस अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्रोविंसेस को किस चीज की राइट्स होंगे या पावर होगी, किसको कितना बजट दिया जाएगा, कौन जो है, हिरार्की क्या होगी। जैसे अगर आप एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हिरार्की क्या होता है कि वीसी, फिर आपके डीन्स आ गए, फिर डायरेक्टर्स, एचओडीज, और इन सब के थ्रू जो है एक पूरा निजाम या स्ट्रक्चर काम कर रहा होगा। इसी तरह से कंट्री को किस तरह से लेके चलने, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के क्या रूल्स हैं, आर्मी चीफ अगर है तो उनके क्या रूल्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो जो लोग इंक्लूड है, आपके एमपीएज आ जाते हैं या आपके काउंसलर्स आ जाते हैं, किसका क्या रैंक है, कौन हाई है, कौन सुपीरियर है, कौन लोअर है, और किसको कौन कौन से राइट्स दिए गए, बजट किसके पास कितना होगा, कौन प्रोविंसेस के इश्यूज देखेगा, कौन नेशनल इश्यूज देखेगा, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। कौन से इदारे किसके कंट्रोल में है, जैसे पुलिस का इदारा है, इसको किसका ऑर्डर मांगने में किसके कंट्रोल में है, जजेस या जुडिशरी की बात करें तो वो किसके कंट्रोल में होगी, या आपके जो शॉपिंग मार्केट्स वगैरह है, या आपके रोड्स बनाना, वाटर की सप्लाई, ये सारी सिचुएशन, ये सब कौन मैनेज करेगा, सब चीजें इसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे आ जाती है। It defines a clear distribution of powers between the federal government and the provinces, critical for national unity, provincial autonomy, and fair representation in the Senate. हमारे पास सेनेट, नेशनल असेंबली, ये सब जो है हमारे पास ये कह लगे इदारे हैं जो कि या नेशनल असेंबलीज हैं, जहाँ पे हम लॉज बनाते हैं। उन लॉ के ऊपर बाकायदा पहले डिस्कशन होती है, उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे पास जो करंटली फॉलो हो रहा है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली पाकिस्तान हैज थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूशन, 1956, 1962 एंड 1973, but in the last it is approved, 1973's constitution has approved and it is following till now. Sometimes we have to make some amendments in it, and that is known as Aini Tarmeem. Federal structure, we have covered this topic. Islamic identity, it establishes पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो बेस किस पे करता है, वो बेस करता है इस्लाम के ऊपर, इस्लामिक रूल्स के ऊपर। It established Islam as the state religion and provides for the harmonization of laws with Islamic injections through institutions like the Federal Shariat Code. अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो बनी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव करे, साथ ही साथ शरीयत कोड बनाई गई और इस्लामी नजरियाती काउंसिल वो बनाई गई। इसके वजह वजह क्या थी कि पाकिस्तान का आइन किस पे बेस कर रहा है, इस्लाम के ऊपर बेस कर रहा है। अब हर इंसान को इस्लाम की या हर मुसलमान को इस्लाम की बिल्कुल मतलब बेसिक नॉलेज तो होती है, लेकिन उसकी मजीद के इस सिलसिले में क्या करना है, इस सिलसिले में कौन सा लॉ बनाना है, कोई चोरी करे तो उसको क्या सजा देनी है, कोई अगर जो है नाप में कमी तोल करे तो उसको क्या सजा देनी है, सब चीजें शरीयत कोड के जरिए अप्रूव हो गए। कोई और कानून है शादी का, तलाक का, इस तरह के जो कानून है वो किस तरह से उस पर डिसीजन लेना है, तो ये सब हमारी शरीयत कोड जो है डिसाइड करती है, इन लोगों को बताती है, और ये लोग फिर उसको अप्रूव करके लॉ बनाते हैं। Institutional stability, it establishes the independence of the judiciary and separates the power of the legislature, executive and judiciary to ensure checks and balance. अच्छा, जुडिशरी को जो है ना सेपरेट रखा गया, उसको किसी कंट्रोल में नहीं रखा गया, बल्कि उसको डिसीजंस पावर दी गई हैं, क्योंकि अगर उसको भी कह देते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल में, तो उससे क्या होगा कि अगर इन्हीं लोगों में से कोई गलत काम करता है या किसी के ऊपर कोई, और हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर तो कोई ना कोई मुकदमा चल ही रहा होता है, कोई ना कोई
हर केस में, मतलब किसी भी पार्टी का कोई बंदा हो या किसी भी इदारे का कोई बंदा हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ भी या तो झूठे इल्जाम लगा के या फिर वो वाकई में उसके उसमें मुलविस होता है। तो जुडिशरी अगर वो भी किसी कंट्रोल में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी आ जाए, तो फिर वो जजेस फैसला कैसे ले पाएंगे? तो दैट्स व्हाई दे हैव फ्रीडम टू टेक ट्रू डिसीजन विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी के आपको जो है पहले वहां से परमिशन लेनी है फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। इट्स नॉट applicable on judiciary. The 1973 Constitution represents a consensus among political parties, serving as the social contract that binds the state and citizens together. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल पीपल, इन सब लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन सब लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, और एज अ सिटीजन्स किस तरह से लाइफ जो है स्टेट के साथ या स्टेट के रूल्स के साथ हमें गुजारनी है। यानी कि सिटीजन को अपनी, ये नहीं कि हम एक इदारे में किसी दिन छुट्टी हुई तो एक इदारा जो है इतवार की छुट्टी करेगा, एक इदारा पीर की छुट्टी करेगा, एक जो है सुबह 8 बजे ऑफिस खोलेगा और एक जो है रात में ऑफिस खोले है। वो टाइमिंग्स तो अलग अलग होती है, लेकिन कहने में बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, पेमेंट के क्या रूल्स होंगे और पॉलिसीज क्या होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब चीजें आपकी स्टेट आपको तय करेगी। उसके बाद जो है इदारे अपने हिसाब से उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स लेकिन सेम रहेंगे, एम्प्लॉयज राइट्स सेम रहेंगे कि वीक में महीने में एक उनको आप छुट्टी देंगे। उसके अलावा जो उनकी पब्लिक हॉलीडेज या इस्लामिक रिलीजियस एक्टिविटीज होगी, इस्लामिक नहीं रिलीजियस एक्टिविटीज, बिकॉज वी हैव मैनी डिफरेंट रिलीजन्स इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू फॉलो। एंड हमें उन सबका जो हमारा है क्या कायदा आजम का किया था कि सब लोगों के लिए कंट्री और सबके मजहब का एहतराम करना हमारे ऊपर है। तो उनको उनकी रिलीजियस जो भी छुट्टियां या इवेंट्स आएंगे उसमें उनको छुट्टी देना, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये सब इसमें इंक्लूड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान In a radio talk addressed to the people of Pakistan, broadcast in February 1948, Jinnah expressed his views regarding Pakistan's constitution to be in the following way. जब 1948 के अंदर पाकिस्तान उन्होंने कायदे आजम में खिताब किया तो उन्होंने क्या बताया कि उनकी नज़र में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज येट टू बी फ्रेम्ड बाय द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एक हतमी शक्ल निकल कर आती है, बट आई एम श्योर दैट इट विल बी ऑफ डेमोक्रेटिक टाइप। मगर मैं यकीन रखता हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक या जमहूरी तर्ज का आइन हम क्रिएट करेंगे, इम्बॉडिंग द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। और ये कंसिस्ट करेगा पाकिस्तान इस्लाम के इसेंशियल प्रिंसिपल्स या जरूरी असूलों के ऊपर। टुडे दीज आर एज एप्लीकेबल इन एक्चुअल लाइफ एज दीज वर 1300 ईयर्स अगो। उन्होंने मतलब मिसाल दी कि जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम इम्प्लीमेंट हुआ था, तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन बने या पाकिस्तान के जो लोग जिंदगी बसर करें वो वैसे ही जिंदगी बसर करें जैसे 1300 ईयर्स अगो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट था इस्लाम को फॉलो करने का। इस्लाम एंड इट्स आइडियलिज्म हैव taught us democracy. It has taught equality of man, justice and fair play to everybody. पाकिस्तान का जो मुसलमानों का जो उसूल है या इस्लाम का जो उसूल है उसके अंदर क्या इक्वलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। गरीब को अमीर पे, काले को गोरे पे फौकियत हासिल नहीं है। जबकि सबकी सुपीरियम किसके ऊपर है कि एक तो उसके ईमान पे, उसके अमाल के ऊपर है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि ये काला है तो इसको हम यहाँ पे जगह नहीं देंगे, ये किसी सुपीरियर पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकता, या ये गरीब है तो इसको एजुकेशन फ्री नहीं दी जाएगी, या फिर इसको अगर इसने इसके मतलब है तो गरीब है कि उसके नंबर्स बहुत हाई हैं तो उसको आगे एडमिशन नहीं दिया जाएगा सब उसकी कलर के ऊपर। तो ये सारे डिफरेंसेस नहीं होंगे पाकिस्तान में। वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ दीज ग्लोरियस traditions and are fully alive to our responsibilities and obligation as फ्रेमर्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि हम अबाउजदाद हैं या हम इनहेरिट करते हैं किस चीज़ को, कि इनकी जो ग्लोरी जो इस्लाम के उस टाइम में कॉन्सेप्ट था, जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का, या हम और खलीफा की बात करें, हज़रत अली की बात करें, उस्मान गनी की बात करें, कि इन सब ने जो अपने दौर हुकूमत के अंदर इस्लाम को फैलाया और जिस तरह से मुसलमानों ने उसको फॉलो किया,
तो हम उस ट्रेडिशन को बरकरार रखना चाहते हैं और उनको इनहेरिट करके अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और अब उसको, और हम जो है फ्रेमर्स बनना चाहते हैं ऐसे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाने में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था वो 1956 के अंदर अप्रूव हुआ था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की सेपरेटली डिटेल पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किसने अप्रूव किया, किसने ड्राफ्ट किया और कितने लोग उस टीम में शामिल थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड इन 1962। The 1973 Constitution was the first in Pakistan to be framed by elected representatives. जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो इलेक्शंस के बाद बनाया गया था, जो लोग इलेक्ट हुए थे उन लोगों ने बनाया था। Constitution states that all laws are to conform with the injunction of Islam as laid down in the Quran and Sunnah. तमाम जो laws बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इस्लामिक रूल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और कुरान और सुन्नत पर डिपेंड करेंगे. The 1973 Constitution also created certain institutions such as the Shariat Court and the Council of Islamic Ideology to channel the इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इस्लाम. जैसे मैंने आपको बताया कि 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूट बना तो साथ ही साथ ये दो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, यानी हम जो भी लॉ पास करेंगे पहले आप उसको इस्लामी शरीयत काउंसिल के अंदर अप्रूव करवाएंगे, चाहे कोई बैंकिंग से रिलेटेड लॉ हो या जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आपके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, इसमें इस्लाम क्या कहता है, हेल्थ से रिलेटेड है इसमें इस्लाम क्या कह रहा है, इससे रिलेटेड इन सब चीजों को अप्रूव करके फिर जो है कोई लॉ पास होता है. 1973 Constitution contains 280 articles and 7 schedules and establishes a centralized federal system. 280 आर्टिकल से मतलब क्या है, हर एक बात के लिए एक अलग आर्टिकल होता है. जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, आर्टिकल 235 फॉर द एजुकेशन, आर्टिकल 237 फॉर द हेल्थ. इस तरीके से इसको आर्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है. तो जिंदगी के डिफरेंट शोबों के अंदर जो भी लॉज अप्रूव हुए हैं वो इस आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग मेंशन है. फिर एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया. इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बताया गया है कि कौन से इदारों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं. पार्लियामेंट, द फेडरल बाइकैमेरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट का आपने नाम सुना होगा, नेशनल असेंबली का आपने नाम सुना होगा. तो ये सब के अंदर ये सब हमारे जो MNAs हैं, MPs हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ बैठ के डिस्कशन होती है. कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोअर हाउस नेशनल असेंबली एंड अपर हाउस सेनेट. अच्छा, इसके दो पार्ट है फेडरल गवर्नमेंट के, एक क्या है नेशनल असेंबली और दूसरा क्या है सेनेट. नेशनल असेंबली लोअर हाउस कहलाता है और अपर हाउस जो है हमारे पास सेनेट. सीट्स इन द नेशनल असेंबली आर appointed on the basis of population with a total of 342 seats distributed among the four branches. अच्छा, नेशनल असेंबली, नेशनल से समझ में आ रहा है ना, कौमी असेंबली, तो इसका मतलब इसमें तमाम प्रोविंसेस के लोग हैं. तो तमाम 4 प्रोविंसेस से इसके अंदर 342 सीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई. अब क्योंकि पंजाब के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पंजाब के लोगों की तादाद ज्यादा होगी, फिर सिंध के उस हिसाब से फिर हमारे पास आ जाता है KP के ये सब. फाटा क्या है, फाटा भी कुछ ऐसे इदारे मतलब जो छोटे छोटे इलाके उनको मिला के एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रिब्यूनल एरियाज, जो कबायली इलाके हैं हमारे. एंड द फेडरल कैपिटल, द असेंबली इज इलेक्टेड फॉर 5 years. जो भी असेंबली बनती है ना इसके अंदर सारे लोग आते हैं 5 years के, आपको पता है हर 5 years बाद इलेक्शन होते हैं. उस इलेक्शन में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो 5 years तक नेशनल असेंबली और सेनेट का पार्ट रहते हैं. फिर अगर वो दोबारा री इलेक्ट होते हैं तो दोबारा इसके पार्ट बन जाते हैं. प्रेसिडेंट डिसॉल्व सूनर. हाँ, प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि कोई भी ऐसी कॉमन सिचुएशन आ जाए जब मुल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो, लॉज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या मुल्क की कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से या जो आपके असेंबली और सेनेट के अंदर लोग हैं उनके आपस में बहुत ज्यादा तकरार हो रही है, उन पार्टीज में आपस में बहुत ज्यादा तकरार हो रही है, आपस में नहीं बन रही, तो वो नेशनल असेंबली को और सेनेट को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको तोड़ सकते हैं और री इलेक्शन 5 साल से पहले करवा सकते हैं. द सेनेट हैज अ टोटल ऑफ 104 सीट्स विद ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस हैविंग 23 सीट्स. इसके अंदर क्या है, सेनेट के अंदर तमाम ये नंबरिंग आपने याद रखनी है, ठीक है. अगर MCQ बेस पेपर बनते हैं तो नंबरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. Having 23 seats, 14 general, 4 women, 4 technocrats and 1 non-Muslim minority seat. यानी हर प्रोविंस से एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है. 4 वुमेन्स, 14 जनरल हैं और टेक्नोक्राट्स हैं, thus giving equal representation to each province.
8 सीट्स फॉर द फाटा और 8 सीट जो है वो कबायली इलाकों की हैं कि हर कबाइल में से एक एक इंक्लूड हो सकता है। 4 सीट्स फॉर द फेडरल कैपिटल इंक्लूडिंग 2 जनरल, 1 वुमेन एंड 1 टेक्नोक्रेट सीट्स। Elections to fill seats in the Senate allocated to each province are held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the provincial legislative assemblies। क्या है कि यहाँ पे इलेक्शंस इन तमाम सीट्स को फिल करने के लिए इलेक्शंस होंगे सेनेट के अंदर, जो कि तमाम प्रोविंस से लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर लोग आएंगे। The Senate has a term of 6 years and is not subject to dissolution। सेनेट को नहीं ब्रेक किया जाता, जबकि नेशनल असेंबली तहवील की जा सकती है। जुडिशरी के हवाले से हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या कहते हैं? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ हिरार्की ऑफ द जुडिशियल branch with the Supreme Court of Pakistan on top and 5 high court subordinate to it। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक मतलब सुप्रीम नाम से पता चल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई ऑर्डर उसका होता है जब या जो फैसले हाई कोर्ट्स या दीगर छोटी जो कोर्ट्स हैं वो नहीं ले पा रही और मामला बहुत बड़ा है, और जो बड़े मामले होते हैं वो मोस्टली हमारे जो पॉलिटिकल जो होते हैं इश्यूज या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज जो होती हैं उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के केसेस मोस्टली सुप्रीम केसेस में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाते हैं। 5 हमारे पास हाई कोर्ट है और वो फॉलो करती हैं सुप्रीम कोर्ट को। ईच वर्किंग इन द 4 प्रोविंसेस एंड द फेडरल कैपिटल। इस्लामाबाद में भी है और तमाम प्रोविंसेस में भी है। लोअर कोर्ट्स इन ईच province are under the administrative control of their respective high courts. In addition to being appellate courts in civil and criminal cases, the Supreme Court and the High Courts have original constitutional jurisdiction in the certain cases। Supreme Court और High Court क्या देखती है? जो बहुत हाई लेवल क्रिमिनल केसेस होते हैं हमारे पास उनको फॉलो कर रही होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई केसेस होते हैं, गबन के केसेस हैं, या जो है किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का मर्डर करवाया किसी और टीम के किसी और पार्टी के लोगों ने, ये सब इस तरह के मसाइल। या जो है आपने भी देखा इमरान खान पे मुकदमे चल रहे होते हैं, नवाज शरीफ पे भी इस तरह, और ज्यादातर उसी के ही होते हैं कि इन्होंने मुल्क की दौलत के साथ ये कर दिया, उन्होंने ये पैसे यहाँ से यहाँ बाहर शिफ्ट कर दिए, इनके सासे जितने थे उन्होंने टैक्स, हाँ इनकम टैक्स, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। ये सारे इश्यूज होते हैं मोस्टली जिसके अंदर ये पॉलिटिकल लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं और फिर उनके केसेस चल रहे होते हैं। लॉस फॉर एजुकेशन, या फिर जैसे कि अगर कोई वजारत में था या सदर था या वजीर आजम था, उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, कोई ऐसे ऑर्डर पास कर दिए जो कि नेशनल जो सिक्योरिटी के लिए सही नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ या पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुआ, तो उस तरह के केसेस भी यहाँ पे डील किए जाते हैं। लॉस फॉर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशल या आवाम के लिए, सिटीजन्स के लिए क्या डिफरेंट रोल्स या क्या डिफरेंट लॉस पास हुए हैं। इनमें 2-3 मैंने एरियाज को कवर किया। वैसे तो मैं आपने देखा ना 280 आर्टिकल्स हैं, यानी कि डिफरेंट मसाइल के बारे में या डिफरेंट जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उनके हवाले से, हर एक के हवाले से कॉन्स्टिट्यूट पास हुआ हुआ है। मैंने यहाँ पे एजुकेशन को डिस्कस किया है, हेल्थ को डिस्कस किया है और कंज्यूमर राइट्स को डिस्कस किया है। लॉस फॉर एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजिंग, यानी कि एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में पास हुआ, उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल 1985 में जरूरत पड़ी है इसमें थोड़ी सी ये तरमीम करनी चाहिए, चीज ऐसे नहीं ऐसे हो। वक्त के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम डिसीजन गलत लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, जैसे बोलते हैं ना जमाने के साथ साथ अपने आप को बदलो। तो इस तरह से पहले आपके पास आता था टाइप वाला मोबाइल, अब आपके पास है टच स्क्रीन का मोबाइल। अगर आपने टच स्क्रीन का मोबाइल नहीं लिया, अभी तक टाइप मोबाइल पर है, तो आप कैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस देखेंगे, कैसे जो यूट्यूब पे अगर लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो आप देखेंगे, या जूम पे क्लासेस हो रही हैं वो आप किस तरह से करेंगे। तो इसलिए आपको अब किस तरह अपने मोबाइल को बदलते हैं, इस तरह आपने अपने जहन को भी बदलना होता है। That the state provides free and compulsory education to all children aged 5 to 16 ईयर। यानी इस टाइम पे ये लॉ पास हुआ कि 5 साल से 16 साल तक के दरमियान के जो बच्चे हैं वो जब एजुकेशन के लिए इनरोल होते हैं किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपने उनकी एजुकेशन फ्री देनी है। अब देखें लॉ में ये बात मेंशन नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, बस उन्होंने बोला एजुकेशन फ्री देनी, यानी गवर्नमेंट स्कूल ही इतना अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की बारी ही ना है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल ने जब अपना मेयार गिराया तो 1 2 3 4 करके हमारे पास अब वेरियस जो है तादाद में प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, या गवर्नमेंट से वो बजट नहीं लेते, गवर्नमेंट से वो फंड नहीं लेते, तो इसलिए वो फीस चार्ज करेंगे।
तो गवर्नमेंट अगर अपने स्कूल्स वगैरह इतने बेहतर बना ले तो लोग प्राइवेट के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा उसकी एजुकेशन फ्री होगी। अब गवर्नमेंट स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फीस नहीं लेते, आपसे यूनिफॉर्म दे रहे हैं। यूनिफॉर्म कुछ स्कूल्स में दिया जा रहा है, कुछ में नहीं, लेकिन कोर्सेज आपको फ्री दिया जाता है। और पहले ये 5 to 16 ईयर्स यानी मैट्रिक तक था, फिर ये इंटर तक हो गया। इंटर तक भी अब किताबें वगैरह फ्री में दी जाती है और फीस नहीं होती। कुछ एग्जामिनेशन फीस वगैरह ऐसी नॉर्मल सी कोई फीस होती है, एज डिटरमाइंड बाय लॉ। द दिस फंडामेंटल राइट मेक्स एजुकेशन अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट। अब इस फंडामेंटल राइट ने क्या एजुकेशन को एक लीगल जो है ऑब्लिगेशन बना दी। जो भी हुकूमत में होगा उसके लिए लाजमी है कि वो इसको कानूनी तरीके से लोगों को पहले तो, अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन की, तो अवेयरनेस की जो है वो मुहिम चलाए, अवेयर करे लोगों को कि एजुकेशन का क्या फायदा है। और हम अगर आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अपने बच्चों को एजुकेशन किसलिए दिलवाते हैं कि उन्होंने चाइल्ड लेबर में वो इंक्लूड होते हैं। उनके घर की जरूरत होती है कि बच्चे अगर काम नहीं से, घर के 2-3 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो वो बच्चों को किसी मेडिकल स्टोर पे बिठा दिया, किसी मैकेनिक के पास बिठा दिया, किसी चीज की दुकान में बिठा दिया, इस तरह के कामों में लगा देते हैं। अब उनका ये कहना है कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमारी इनकम रुक जाएगी। अब ये गवर्नमेंट का काम है, वो किस तरह से इसको बैलेंस करती है। गवर्नमेंट स्कूलों में वज़ाइफ भी दिए जाते हैं, 3,000 2,000 रुपए पर मंथ इस तरह से बच्चों को दिए जाते हैं। अगर वो इस तरह का होगा तो इसमें लोगों में ये लालच आएगी कि हाँ, अगर हमारा बच्चा काम पर नहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको पैसे मिलेंगे। जैसे लोग लड़कियों को पहले नहीं पढ़ाते थे, तो लड़कियों के वज़ाइफ पहले स्टार्ट किए गए। जब लड़कियों को पैसे मिलने शुरू हुए तो वही, हाँ, अगर हम अपने बच्चों को रहेंगे तो 3,000 रुपये महीना हमको मिलेगा, तकरीबन 3,000। कई में हाल से वजीफा, आज से कई साल पहले मैंने किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को पढ़ाया था ट्यूशन, तो उसका था। अब की अमाउंट मुझे नहीं पता कि अभी भी यही है या चेंज हो गई है। दिस फंडामेंटल राइट मेक्स एजुकेशन, अच्छा ही हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम उसके बाद की कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमारे पास ये आर्टिकल्स के नंबर्स और आर्टिकल्स हैं एजुकेशन के हवाले से जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट में मौजूद है। आर्टिकल 25 ए, राइट टू एजुकेशन। द फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 16 टू रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लाजमी होगी एजुकेशन और फ्री होगी। आर्टिकल 37 बी, promotion of education. A constitutional directive stating the state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within the minimum possible period। मतलब कि इस आर्टिकल के तहत हर जो आपके वो है लोग हैं जो इससे रिलेटेड हैं इम्प्लीमेंटेशन में, वो इस बात को इंश्योर करें कि आप लिटरेसी रेट जल्द से जल्द कम करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करके। अब ये नहीं कि आपने स्कूल में फ्री और सब कर दिया, लेकिन लोगों को आपने अवेयर ही नहीं किया कि वो एजुकेशन के लिए आए हों, वहाँ पे एडमिशन हुए। अगर वो आपके लोग इतने अवेयर नहीं है तो आप अवेयरनेस की बाकायदा एक कंपेन चलाएं जिसमें लोगों को अवेयर करें कि एजुकेशन हासिल करने के क्या फायदे हैं, इससे आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और अगर लगता है आपको कि आप उन लोगों की सोच को इस तरह से तब्दील नहीं कर सकते, तो आप जो वहाँ पे वज़ाइफ दे रहे हैं, आप उस लालच के जरिए लोगों को स्कूल लेकर आए कि वो अपने बच्चों को एडमिशन करवाए। आर्टिकल 38 डी, वेल बींग ऑफ द पीपल, मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन टू ऑल सिटीजन। जब हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे, पहले सब पहले सबने गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ा है, तो वो बताते थे कि उनको लंच की चीजें भी दी जा रही थी, मतलब किसी दूध के डब्बे या एग्स या कोई फ्रूट डेली लंच टाइम पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही तमाम बच्चों को कुछ ना कुछ फूड आइटम भी दिया जाता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पोस्ट 18 अमेंडमेंट फॉल। अभी तो ये कि सब चीजें, अगर आपकी कोई मीटिंग हो तो बहुत ज्यादा हाई फाई खाना है, टी टाइम बहुत ज्यादा होगा, जो कि इमरान खान ने अपने दौर में आके खत्म किया था कि जो है सिर्फ चाय और बिस्किट होगी इस तरह की मीटिंग्स में, वरना पहले बहुत ज्यादा ज्यादा मेन्यू हुआ करता था। तो ये अगर आप अपनी असेंबलीज में कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में कर सकते हैं, तो इतने स्कूल्स के अंदर भी इन लोगों के लिए करना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब इसमें कोई बजट की कमी नहीं है, इसमें सिर्फ सोच की या इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। Provincial legislation. Following the 18th Amendment, education was devolved, leading to specific acts such as Right to Free and Compulsory Education Act 2012 for Islamabad. The Civil Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2013। इस तरह से सारी एक्ट कमेटीज बनी जो कि फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करेंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एड्रेसेस हेल्थ। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। Health under Article 38D. Principles of policy obligating the state to provide basic necessities including medical relief for all. अब basic necessities में क्या आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है एम्बुलेंसेस अवेलेबल हो, कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए
तो किस तरह से आप डील करेंगे। फायर ब्रिगेड भी इसी इसमें आती है कि आप देखते हैं अचानक से आग लग जाती है, फिर आग बुझ नहीं पा रही है, तो आपके पास इतनी फायर ब्रिगेड्स हो, इतना पानी हो कि आप उस आग को बुझा सके। आग बुझाने के और कौन कौन से तरीके हैं, इसकी ट्रेनिंग किस तरह से करवानी है, वो सब इसमें इंक्लूड है। इस तरह से मेडिकल की आप तालीम को अगर आप सस्ता बनाएंगे, लो कॉस्ट बनाएंगे, तो ही तो लोग मेडिकल की तालीम की तरफ जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्सेज बनेंगे। इनके कोर्सेज आप प्राइवेटली तो बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह के ऊपर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में फीस को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हो रही है, क्या वो ट्रेनिंग हर इलाके तक मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कोई अगर दूर दराज इलाके में रहता है, कराची में ही जैसे एक आप बात कर लें सुरजानी खुदा की बस्ती, और एक आप बात कर लें मलीर कोरंगी लाडी इस टाइप के एरिया, लेकिन आपकी जो तमाम जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं या इस तरह जो मेडिकल की ट्रेनिंग्स करवा रही हैं वो सेंट्रल में मौजूद हैं। तो इस इन इलाकों के लोगों में अगर शौक है कि वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं इसके बच्चे, या जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं, या फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ने ये भी सोचना है कि आप इनकी एजुकेशन को फ्री तो बना रहे हैं, आप इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो खोल रहे हैं, लेकिन उनके इदारे या उनके कैंपस डिफरेंट कराची के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे ओपन करें, ताकि लोग आसानी से एजुकेशन हासिल करें। उनका जो एक ट्रांसपोर्ट का बेयर है रोज का, या उसका जो टाइम लग रहा है वो सेव हो। For all citizens following the 18th Amendment in 2010, health become a default subject, making provinces responsible for health legislation। अच्छा, इसकी जो उन्होंने जिम्मेदारी दी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी कि वो हेल्थ के शोबे को या उसके ऊपर जो है काम करेगी। फिर हमारे हेल्थ से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स हैं। डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ फॉर सिटीजन। अच्छा, मेडिकल में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप बीमार क्यों हो रहे हैं, आपके इलाके में जो है सीवरेज का पानी है, आपके इलाके में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उसको सब करवाना। अब आप ये नहीं है कि वो जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो जाके ही काम करना शुरू कर देगी, बल्कि जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको वो कंप्लेन करे, उसके जरिए उस इलाके की सफाई करे, मच्छरमारी स्प्रे करवाए, जो भी इस तरह से रिलेटेड काम है। अगर बारिश हुई है तो बारिश के बाद सफाई का काम करवाना, बारिश से पहले नालों की सफाई करवाना, ये सब जो है अगर एक हेल्थ डिपार्टमेंट सोच सकता है, उसके पास राइट्स नहीं ये सब करने के, लेकिन वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा तो वो उसको रिक्वेस्ट करे, वो उसको सेंड करे ईमेल या लेटर्स जो भी है, और इस तरह से काम करवाएं कि, और उनको बताएंगे इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहा है। राइट टू लाइफ इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू हेल्थ एंड सेफ living conditions, obliges the state to provide just and human conditions of work, including occupational health, as per University of the Punjab. Transfer the authority to legislate on health, hospitals एंड मेडिकल एजुकेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर इस आर्टिकल के अंदर जो है क्या किया गया कि जो अथॉरिटी थी वो लीगल लेजिस्लेट से हटा के किसको दे दी गई, हेल्थ ऑन हेल्थ और हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले किया गया। सुबह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मैं अगर पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करूँ तो मुश्किल होगा, या वीसी अगर इंडिविजुअली आपको जानना चाहे कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं एज ए टीचर आपकी क्लास को फॉलो करूँ और आपकी क्लास को जो है कह लें कि रूल करूँ, तो मेरे लिए आसान है कि बच्चों की तादाद कम होगी ना, उनको हैंडल करना, और हर एक को मैं फेस टू फेस जानती हूँ, इसको देखना मेरे लिए ज्यादा आसान है। इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर बजाय इसके कि नेशनल गवर्नमेंट को ये दे दिया जाए कि एजुकेशन भी तुम देखो और हेल्थ इश्यूज भी तुम देखो, तो उनके लिए मुश्किल होगा कि प्रोविंसेस हैं फिर सिटीज हैं, कहाँ कहाँ जाके इसका डाटा इकट्ठा करना है सब। अगर हम इन चीजों काम को डिवाइड कर दें छोटे छोटे पोर्शंस में तो काम करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये काम जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया। सुबह सिंध को पता होगा कि सुबह सिंध के कितने इलाके हैं, दिल्ली कितने इलाके हैं, शहरी इसमें कितनी पॉपुलेशन है, इसके कितने स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं, कितने हमें और बनाने हैं, और उसके ऊपर काम करना है। सेम एज केपीके, सेम एज पंजाब, सेम एज बलूचिस्तान, उन सबको अपने अपने इलाकों के और डाटा मालूम है, उसके हवाले से वो काम करें। वहाँ के उनके इलाकों के लोगों की नेचर भी पता है कि कौन एजुकेशन को किस हद तक हासिल करेगा, कितना आगे जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं एजुकेशन तो उनको कुछ तरह से मोटिवेट करना है, एजुकेशन की तरफ लाना किस तरह से। फिर इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से इलाकों में कौन सी कौन से इलाकों के अंदर किस स्किल्स के लोग पाए जाते हैं, वहां पे उसी तरह की ट्रेनिंग करवाई जाए।
फिर गवर्नमेंट के मेंटल हेल्थ के हवाले से भी ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर काम किया जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह से काम करेगी आपके इलाके में, नशे लोग हैं। अब कुछ तो ऐसे भी करते हैं कि जबरदस्ती उन नशे को उठा के लेके चले जाते हैं, उनका जो है इदारे आपके पास ऐसे बने हुए हैं जो के मंशियात के आदि अफराद को वापस उनकी लाइफ में लाने में मदद करते हैं। मगर उस सब के लिए जरूरी है कि वो बंदा खुद विलिंग हो। दवाई मेडिसिन इंजेक्शन ये सब तो होगा, लेकिन अगर वो बंदा खुद विलिंग होगा तो वो इसको बर्दाश्त करेगा और इस चीज से निकलेगा। लेकिन वो बंदा खुद विलिंग नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। एपिडेमिक डिजीजेस के लिए भी एक्ट हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी एक्ट रेगुलेट्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारा हेल्थ का एरिया कवर हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया कि हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है। नाउ वी हैव अबाउट कंज्यूमर राइट्स। Consumer protection in Pakistan is primarily managed through provincial legislation rather than specific articles in the constitution. Key laws include the Punjab Consumer Protection, laws for consumer rights, core consumer rights, right to safety, protection against goods and services that are hazards to life or health। ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू तय हुई हैं कि हमारे सेफ्टी रूल्स क्या होंगे, हेल्थ रूल्स क्या होंगे, पैकेजिंग किस तरह की होगी, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होगी। और कोई भी अगर आप ये इस तरह से विजिट करते हैं ना फूड अथॉरिटीज, आप विजिट कर सकते हैं ओपन, और देख सकते हैं कि कौन से कारखानों में किस तरह से काम हो रहा है। पैक चीज को भी खुलवा के चेक कर सकते हैं, और जो कहाँ से काम हो रहा है वहां पे भी वर्किंग कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्पेक्टिव लेबलिंग, फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड एश्योरेंस ऑफ फेयर प्राइसिंग। प्राइसिंग किस तरह से रखनी है, अगर कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हमारे पास लॉज हैं। और ये कमिश्नर, अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को कंप्लेंट्स का कहा था, एक तो मैंने आपको सिटीजन पोर्टल बताया कि आपको कमिश्नर कराची का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है रमजान में। अगर आप कहीं देखें किसी चीज की प्राइस है जो कि तय हुई हुई, सब चीजों की आपको पता है, पोल्ट्री की रेट्स, गोश्त के, चिकन के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, सब प्राइस लिस्ट आई हुई होती है। वो दुकानदार ने अगर मेंशन नहीं की गई, क्यों नहीं की, मेंशन की हुई है, उससे ज्यादा रेट पे दे रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो है ये भी पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीजें अब इम्प्लीमेंट की गई हैं उसके ऊपर ही काम हो रहा है। मतलब मेरे भाई ने कंप्लेन की थी फ्रूट्स वगैरह वालों की कि वो बहुत ज्यादा हाई रेट में बेच रहे थे, 400 500 रुपए किलो सेब और इस तरह से और चीजों के रेट्स थे। तो कंप्लेन की, उनके कंप्लेन पे वहां पे आए, एक्शन लिया उन्होंने, बकायदा वीडियो बना के हमको सेंड की कि ये आपकी कंप्लेन का रिजल्ट है। राइट टू चूज एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। राइट टू हैव कंज्यूमर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड एट गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल। कंज्यूमर्स जो आपके हैं उनको कंज्यूमर की बात भी सुननी होगी। कंज्यूमर ने कोई कंप्लेन किया, सब आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर आपके पास कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं आता तो आपके पास, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंप्लेन भी कर सकता है। कंज्यूमर के पास रिटर्न की पॉलिसी मिलनी चाहिए। बहुत सारी दुकान पे बड़ा बड़ा लिख के लगा लेते हैं नो रिटर्न एंड नो एक्सचेंज। भाई क्यों, आपको अब क्या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एतबार नहीं कि आप क्यों नहीं एक्सचेंज कर रहे? ये सब जो है ये, अगर आप इस्लामिक रूल्स के हवाले से भी बात करें ना कि इस्लाम की क्या पॉलिसी है, इस्लाम में तिजारत, उसमें भी तिजारत में बहुत पोलाइट है, माल खराब है तो वापस किया जाएगा तो वापस। लेकिन यहाँ पे दुकानदार पहले ही लिख के लगा देते हैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। राइट टू रिड्रेस, द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस और फॉल्टी गुड्स। ये के कंज्यूमर के पास राइट है वो क्लेम करे कि तुमने ये चीज हमें खराब दी है, इसको वापस करना है। हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, लीगल नोटिस। अब क्या तरीके हैं, आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। अ कंज्यूमर मस्ट फर्स्ट सेंड 15 डे लीगल नोटिस ऑन प्लेन पेपर टू द सेलर और सर्विस। अब अगर बहुत बड़ी आपकी वो है, खैर एक तो इतना छोटे से आपने कोई चीज ली, दुकान पे गए वापस करा दिया, नहीं हो रहा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करा, इस तरह से बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो बकायदा कोई कंपनी है तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट माल उठाया था और वो माल जो है उसके अंदर कोई खराबी है, वो तो, और आपका जो है जिसको आपने क्लेम किया है वो नहीं मान रहा है, तो फिर आप लीगल नोटिस किस तरह से दे सकते हैं। कंज्यूमर मस्ट फर्स्ट सेंड अ 15 डे लीगल नोटिस ऑन प्लेन पेपर टू द सेलर और सर्विस प्रोवाइडर डिटेलिंग द इशू एंड डिमांडिंग रेजोल्यूशन। आप अपना इशू डिस्कस करें और डिमांड करें रेजोल्यूशन के, ये इसके अंदर इशू है, या तो आप हमारी मतलूबा रकम वापस कर दें या फिर
जो आपने प्रोडक्ट्स दी हैं उसको वापस लेके हमें सही प्रोडक्ट दी जाए। कंज्यूमर कोर्ट भी बनी हुई है, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये तमाम इश्यूज जो है हैंडल होते हैं। इफ द बिजनेस फेल्स टू रिस्पॉन्ड और रिजॉल्व द इशू, अगर उस कंपनी ने आपका ये इशू रिजॉल्व नहीं किया, पहले आपने उस कंपनी को कांटेक्ट करना, नहीं किया तो फिर अब आप करेंगे फिर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें भी ये जैसे अब अगर अभी मैं बात करूँ कंज्यूमर कोर्ट की एक एग्जांपल की, ये जो आप हम ऑनलाइन राइड्स वगैरह बुक करवाते हैं, ड्राइव, यंगो, उसी का मैं एक पेज पे देख रही तो उनके ड्राइवर्स ने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अप्लाई किया हुआ है कि ये जो है ये हमसे वो भी लेते हैं, जो उनके यंगो या इंटरेस्ट जो स्टेशंस कह लें, कंपनीज हैं, ये हमसे तो चार्ज करती हैं, यानी हमसे प्रॉफिट लेती हैं हमारी ड्राइव के ऊपर, और हमें उन्होंने लिमिट भी किया हुआ है कि हम राइड का किराया ज्यादा ना रखें। अब हम रजिस्टर्ड तो हो चुके हैं, हमें राइड भी लेनी है, हमें एक दिन में इतनी राइड्स भी उनको करके देनी है, और वो जो है ताकि लोग उनकी कंपनी को फॉलो करें, उन्होंने हमारे कम भी कर दिए हैं चार्जेस। तो हमारा पेट्रोल का खर्चा, या अगर राइड किसी ने बुक करवा ली, हम वहां से निकल गए राइड को लेने के लिए, और सॉरी पैसेंजर्स को लेने के लिए, और उन्होंने बाद में कैंसिल करवा दी राइड, तो नुकसान जो होता है वो ड्राइवर का ही हो रहा होता है कि वो जो है अपना पेट्रोल खर्च करके आया। लेकिन जो आपका कंज्यूमर है जिसने राइड बुक कराई हुई होती है उसका कोई नुकसान नहीं था, वो उसने कैंसिल करवा दी, ये घर तक पहुंच गया, एड्रेस गलत डाल दिया, इस तरह की जो भी issue। तो इसके ऊपर भी हाँ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अभी मुकदमा चल रहा है कि ये इन लोग के किराए बढ़ाने के ऊपर, और दूसरा ये कि कस्टमर को यानी ये जो राइड बुक कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई पेनल्टी चार्ज होगी, जिसमें अगर उन्होंने राइड पहले बुक करी और फिर जब वो राइड ड्राइवर ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी उसके बाद अगर उसने राइड कैंसिल कर, penalties the court can order the manufacturer to correct the defect, replace the product or compensate the consumer for damage। ये तमाम बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि एज अ सिटीजन यू शुड नो दैट आपके ऊपर क्या क्या, आपके लिए क्या क्या आसानियां हैं, आप किस किस तरह से इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो भी वॉयलेट करेगा उसके ऊपर पेनल्टीज क्या लग सकती है, उसमें जुर्माना हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, इस तरह की पेनल्टी अप्लाई हो सकती है। लॉ फॉर सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम्स इन पाकिस्तान आर प्रिमरली गवर्न्ड बाय द प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। हमारे यहाँ की जो आवाम है ना उसके अंदर क्या एक कह लें कि बीमारी है कि कोई भी चीज अगर पॉजिटिव यूज के लिए आएगी वो उसका नेगेटिव यूज ज्यादा करेगी। मोबाइल अगर आए वो कम्युनिकेशन के लिए आया है, तो वो मोबाइल को वीडियो गेमिंग के अंदर, सोशल मीडिया का बहुत एक्स्ट्रा यूज करने पर किसी की पिक्चर्स लेके उसको जो है कह लें कि क्या कहते हैं, वर्ड यूज होता है, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, कहते हैं ना ये, जैसे आपकी भी पिक्चर्स लीक कर दी जाएंगी, इसको मुझे वो वर्ड याद क्लिक नहीं कर रहा है अभी माइंड में, कि किस तरह से उसको हेरासमेंट कह लें आप के करना। तो ये तमाम चीजें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ उसका मिस यूज भी हो, इन सब चीजों के भी लॉज बने हुए हैं। अगर कोई आप और दूसरा क्राइम केसेस हो जाते हैं ऑनलाइन, कोई नंबर दे दिया कि आप इस तरह से करें और पता चला आपके ऑनलाइन अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफर हो गए, बैंक अकाउंट से या फिर इसी पैसा के अकाउंट से। इवन मेरे अपने साथ हो चुका है कि फेसबुक के ऊपर कोई उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कि आप जो है इस नंबर के ऊपर जस्ट 1 रुपीज जो है ट्रांसफर कर दें किसी ये खैराती इदारे को, और इस तरह से रोजाना 1 रुपया कटेगा या मंथली कटेगा, और ये आपके पैसे जो है डोनेशन में शामिल हो जाएंगे। मैंने इस तरह से उस नंबर के ऊपर सब्सक्राइब कर दिया। अब हुआ क्या जनाब, अब मैं जब भी अपने जैस कैश के अंदर पैसे डालती हूँ, अगले दिन या कुछ आवर्स बाद उस जैस कैश के अंदर जितने भी पैसे होते हैं वो सब वहां से चले जाते हैं। एक दफा मेरे गलती से कुछ हो गया, दूसरी दफा 3 से 4 दफा मेरे पास वहां से जो है मेरे जैस कैश से पैसे डिटेक्ट हुए। फिर मैंने, इसमें भी आगे इदारा का नाम आएगा एनसीसीए, वहां पे कंप्लेन की। फिलहाल मेरी कंप्लेन का तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, पहले मैंने कहीं और की थी एफआईए के अंदर, तो उन्होंने ये ईमेल फॉरवर्ड कर दी थी एनसीसीए को और बताया था कि ये हमारा काम नहीं है, इनका काम है, और उन्होंने अभी तक कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इन द एंड मैंने यही करा कि मैंने उसमें बैलेंस डलवाना छोड़ दिया। लेकिन ये तमाम इदारे बने हैं, अगर ये सही काम करें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप में से किसके साथ ऐसा केस हुआ है तो आप जरूर अप्लाई करें, जरूरी नहीं कि मेरे केस में रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपके केस में भी रिस्पॉन्स आए। और इसके अलावा किसी के साथ और कोई इस तरह का हरेसमेंट का केस हो, या जो है कोई भी ऐसा इशू जो कि
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हो तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, रिस्ट्रिक्शंस कैन इम्पोज बाय। अच्छा, ये भी है कि आप ये नहीं कि फेसबुक के ऊपर किसी एक इदारे के ऊपर या जो है किसी एक पर्सन के ऊपर, उसके करेक्टर के ऊपर चीजें अपलोड किए जाएं और जो है इसको बदनाम करें, तो उसके खिलाफ भी आपके ऊपर एक्ट हो सकता है। द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, friendly relation with foreign states, public order, decency, morality, contempt of court or commission of an offense। ये दायरे पीटीए हैंडल्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग अनलॉफुल कंटेंट फॉर ब्लॉकिंग एंड रिमूवल। आपका जैसे कि वो है फेसबुक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेज बना दिया गया है, इससे आपको जो है इरिटेट किया जा रहा है, या आपकी कंपनी को या आपको बदनाम किया जा रहा है, उसके पैसे दिलाया जा रहा है। फिर एक पोस्ट आ रही है आजकल, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमने जो है इथनिक एक ब्रांड है उससे ये चीजें ऑर्डर की थी, उन्होंने हमारी पेमेंट भी ले ली है और जो है उन्होंने हमें ये पार्सल भेजा है, हमने पार्सल वाले को पार्सल पैसे दे दिए, और अब जब पार्सल ओपन किया तो उसके अंदर हमारी सही प्रोडक्ट नहीं मिली, खराब कपड़े रखे हुए, पुराने कपड़े रखे हुए। अब उस जिस फीमेल ने ये पोस्ट लगाई थी ना, उसने ये फीमेल पोस्ट लगाई पहले एक दिन, फिर एक हफ्ते बाद उसने दोबारा लगाई, फिर एक हफ्ते बाद उसने दोबारा लगा दी और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे लगा दी। अब कोई फॉलोवर थी कमेंट्स में जिसने, वो इत्तेफाक से उन दोनों तीनों पेजेस के ऊपर थी, उसने वहां पे कमेंट करा इस तरह से कि भाई आपने ये पोस्ट से रिपीट करी है और ये तो आप एक ब्रांड के खिलाफ जा रही है। तो इस तरह कोई करे तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर उस ब्रांड को पता हो तो वो पीटीए के ऊपर कंप्लेन कर सकता है और जो है इस खातून के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। एनसीसीआईए भी इस तरह की कंप्लेन है कि आपके पास कोई भी इशू हो जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, कोई आपका फ्रॉड हुआ हो आपके साथ उससे रिलेटेड हो, या कोई आपको तंग कर रहा हो, आपकी चीजों को गलत मिसयूज कर रहा है, या आपके या पेजेस बनाइए, आपका पेज हैक कर लिया है फेसबुक का और उसके ऊपर गलत कंटेंट ऐड कर रहा है, या इंस्टाग्राम, या जो भी इस तरह से रिलेटेड मैटर है वो एनसीसीआई है हैंडल करता है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल हियर्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। की लॉज गवर्निंग सोशल मीडिया क्राइम, क्या क्या की लॉज हैं जो कि सोशल मीडिया क्राइम्स में आते हैं, ये इतने सारे सेक्शंस बने हुए। ऑफेंसिव अगेंस्ट डिग्निटी, क्रिमिनलाइज ऑनलाइन डिफेमेशन, मोबाइल थ्रू कॉल्स के जरिए भी होता है, उसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी कवर साइबर स्टॉकिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोज वीडियोज विदाउट कंसेंट। Cyber talking punishes monitoring, watching, or spraying online, resulting in fear of violence or distress. So, unlawful content, Pakistan Telecommunication Authority to block or remove online content that threatens the integrity। अच्छा, आप जो है अपना कंटेंट, ये बल्कि यूनिवर्सिटी में भी केस डिस्कस करूँ या नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि पार्टीज लोग मतलब लड़कों की अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, वो एक दूसरे को बदनाम करना और उनके खिलाफ गलत मटेरियल अपलोड करना, तो उसको भी उन पेजेस को भी आप पीटीए के थ्रू कंप्लेन करके ब्लॉक करवा सकते हैं और उस के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी, आपके पास ये अथॉरिटी है, इसके रूल्स हैं। क्रिएटेड टू एक्ट एज द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर कंटेंट विद द पावर टू ब्लॉक प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, और इसके पास ये और कुछ चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। एनसीसीआई का इसका मैंने जिक्र किया था, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। रिप्लेस द एफआईए साइबर क्राइम विंग एज द सॉल्व इन्वेस्टिगेट बॉडी फॉर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्राइम्स को हैंडल करती है। इनको मैंने कंप्लेन की थी, मेरे पास तो रिप्लाई नहीं आया। Thus, Constitution help us in every aspect of our daily life. If we know our rights and duties, and no one can cheat us, or if anyone do this, we should know the laws has been passed by government for protection of this. So this is our today's lecture in which we have covered the importance of Constitution, why we our Constitution based on religion, Islam, and some articles. We have discussed some articles of Constitution of 1973. Uh, in which we cover health issues and judiciary, education, or consumer rights. I hope you have understand it very well. If you have any question, you can ask it freely. And now I am ending my lecture. Thank you.